हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो कि सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने हिंदी के अंतर्गत उपन्यास लाया है। उपन्यास जो देखा जाए तो पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हम यहाँ पर उपन्यास के अंतर्गत उपन्यास की परिभाषा, स्वरूप, तत्व और वर्गीकरण करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इसमें हम हर एक बात को एनालाइज करेंगे जो अब तक अछूता था, जिसमें आप अभी तक नहीं जान सकी। हर एक बात महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, तो इसको अच्छे से देखना है, सारे वीडियो देखने हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या आया है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है उपन्यास। उपन्यास के अंतर्गत हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वह है उपन्यास के प्रमुख तत्व की विवेचन कीजिए। देखिए, यहाँ पर उपन्यास के तत्व के बारे में जानना काफ़ी रोचक रहेगा और महत्वपूर्ण रहेगा कि उपन्यास के कौन कौन से तत्व हैं जो महत्वपूर्ण है। उपन्यास के आधुनिक रूप का विकास सबसे पहले पाश्चात्य देशों में हुआ। यानी देखा जाए तो उपन्यास का आधुनिक रूप जो हमें मिली वो पश्चिमी देशों से मिली और कहते हैं उसके सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन भी पाश्चात्य विद्वानों के मतों के अनुसार ही किया जाता है। आज जो है भारतीय विद्वानों ने अपने इस पर मत रखे हैं, लेकिन इससे पहले जो है पश्चिमी देशों के विद्वानों ने इस पर अपने विचार रखे थे। पश्चिमी देशों में आलोचक हेनरी हैडसन का मत उपन्यास तत्व के संबंध में अधिक स्पष्ट है। देखा जाए तो पश्चिमी देश के उपन्यास आलोचक हेनरी हैडसन का इसमें अपना महत्वपूर्ण विचारधारा है और इनके विचार माना भी जाता है। उन्होंने उपन्यास के तत्व का उल्लेख करते हुए लिखा है कि सभी प्रकार का कथनात्मक रचना के प्रमुख तत्व जो होते हैं कथा वस्तु होते हैं, चरित्र चित्रण होते हैं, कथोपकलन होते हैं, देश काल होते हैं, शैली होते हैं, जीवन दर्शन के अभिव्यक्ति तत्व होते हैं। तो इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, शैली, जीवन और दर्शन के व्यक्त किया। हैडसन महोदय का यह मत सभी पश्चिमी एवं भारतीय विद्वानों ने स्वीकार भी किया है। यानी जो हैडसन ने अपनी बात रखी है इसको सभी विद्वानों ने जो भली भांति स्वीकार किया है। लेकिन देखा जाए तो जीवन दर्शन की अभिव्यक्तित्व के स्थान पर उद्देश्य तत्व को अधिक मान्यता मिली है। यानी उद्देश्य तत्व को यहाँ पर अधिक महत्व दी गई है और इसी आधार को स्वीकार करते हुए उपन्यास की यहाँ पर जो है हम जो है विभिन्न विवेचन का प्रस्तुतिकरण करेंगे। चलिए देखते हैं कथा वस्तु। सर्वप्रथम यहाँ पर आता है उपन्यास के तत्व के अंतर्गत कथा वस्तु। देखिए, कथा वस्तु होती क्या है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा। कथा वस्तु उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि कथा ही नहीं रहेगा तो उपन्यास किस लिए। उपन्यास का आधार या नींव यही तत्व है, यानी कथा वस्तु ही उपन्यास का आधार माना जाता है। और जब तक किसी चीज़ का आधार न बने कहते महल नहीं खड़ा होती है। तो कथा वस्तु ही उपन्यास का आधार होता है और उपन्यास की सफलता असफलता कथा वस्तु के चयन पर निर्भर करती है। देखिए, कई फिल्म आपने देखे होंगे, अगर उसकी कहानी अच्छी होती है तो वो जो होता है हमेशा सफल होती है। क्योंकि कोई भी फिल्म हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसकी सफलता का कहीं ना कहीं उसकी कथा वस्तु होती है और कथा वस्तु के ऊपर ही निर्भर होता है कि वो चीज़ें जो है सफल होगी ही या असफल होगी। अच्छी कथा वस्तु में विद्वानों ने 5 गुणों का होना आवश्यक माना है। यानी देखा जाए तो अच्छी कथा वस्तु होने के लिए 5 गुण का महत्व दिया गया है, जिसमें मौलिकता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया कि मौलिकता क्या है किसी चीज़ का। मौलिकता को हमने प्रथम माना है। जब तक उपन्यासकार कथा वस्तु किसी नए अंदाज को नहीं परखते हैं
यह देखा जाए तो प्रस्तुत नहीं करेंगे तो पाठक की उसे पढ़ने में रुचि नहीं होगी। जब तक कथा वस्तु अच्छी नहीं होती, मौलिकता नहीं होगी, तब तक पाठक जो है उस चीज़ को नहीं पढ़ पाएगा। बाबू गुलाब राय लिखते हैं कि वैसे तो मौलिकता का प्रश्न बड़ा जटिल है, किंतु आजकल जीवन की जटिलता के कारण अनेक समस्याओं को जन्म भी लिया है। अंततः मौलिकता के लिए बहुत गुंजाइश हो गई है। तो मौलिकता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखा जाए कथा वस्तु का दूसरा आवश्यक गुण जो होती है रोचकता, यानी ये दूसरी गुण है रोचकता, कि अगर कथा वस्तु है उसमें कितनी रोचकता उसमें है, कितने एक्साइटमेंट है उसमें। तो देखा जाए रोचकता के लिए नवीनता और कौतूहल आवश्यक होता है। उपन्यास में रोचकता बनाए रखने के लिए लेखक घटनाओं के इसके कल्पना का भी सहारा लेना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कोई फिल्म चलता है तो बीच में कॉमेडी भी डाल दिया जाता है। कॉमेडी इसलिए डाला जाता है कि उसमें रोचकता आ जाए, और इसके लिए देखा जाए तो बहुत से जो उपन्यासकार जो होते हैं घटना के बीच में काल्पनिक बातों को जो है उसमें डाल देते हैं जो कल्पना से रहित होती है, और इसका सहारा लेना रोचकता लाने के लिए ऐसा होता है, क्योंकि कल्पना जो है कथा वस्तु के सजीव बनाने में सहायक होती है, जिससे पाठक की रुचि उपन्यास पढ़ने में बनी रहती है। आपने देखा भी होगा कि कोई फिल्म भी आप देखते हो तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको हंसी भी ला देती है, और जब वो कहानी पर जाता है तो आँख में आंसू भर देती है। तो ये रोचकता लाना किसी कथा वस्तु के लिए महत्वपूर्ण बात बन जाती है। कहते हैं अगर देखा जाए मौलिकता और रोचकता को बनाए रखने के लिए कथा वस्तु में सुसंगठितता भी आवश्यक गुण माना गया है। अब सुसंगठितता क्या है, चलिए देखते हैं। यदि हम यहाँ बात करें सुसंगठितता का, तो कहते हैं सुसंगठितता से अभिप्राय है कि उपन्यास की घटना कार्यकरण श्रृंखला में विविध हो या उनका उतना ही विस्तार हो जितना आवश्यक हो, न कि कम हो और न ही अधिक हो। इसका मतलब दोस्तों ये होता है सुसंगठितता का मतलब कि कोई कथा वस्तु या कोई उपन्यास को आप इतने मत खींचो कि वो बहुत लंबी हो जाए, और इतनी भी मत छोटी रखो कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाए। कहते हैं हमें सुसंगठितता रखना ज़रूरी है। हमें समय काल जो है समय का भी प्रतिबंध होना ज़रूरी होता है, और उसको सुसंगठित भी करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो कहते हैं कहानी यहाँ पर शुरू हो रही है और अचानक कहीं और शुरू हो जाए, तो ये सुसंगठितता को खंडित कर देती है। इसलिए कहते हैं इसमें इतना विस्तार हो जितना आवश्यक हो, न कम हो और न अधिक हो। उपन्यासकार को कथा वस्तु की प्रस्तुतिकरण कल्याणात्मक ढंग से करना चाहिए, यानी कल्याण के रूप में करना चाहिए। देखिए आप बड़े बड़े उपन्यास पढ़ते होंगे, उन उपन्यासों में आपने कभी उनकी गलत बातों का देखा होगा कि अनुसरण किए होंगे? सदैव अच्छी बातें ही उपन्यास में लिखी जाती है। यानी देखा जाए तो उपन्यासकार को कथा वस्तु की प्रस्तुतिकरण कल्याणात्मक ढंग से करती हैं, और इसी कारण कौशल को भी कथा वस्तु का गुण माना जाता है। यानी कौशल कैसा है, यानी देखा जाए तो चौथी पार्ट जो है यहाँ कौशल की बात आ जाती है। देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। मौलिकता, रोचकता और सुसंगठितता के बाद कौशलता बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसी कौशल के अभाव को केशव की राम चंद्रिका को कई पढ़ता तक भी नहीं है। देखा जाए इसी कौशलता के कारण जो है केशव की राम चंद्रिका को कोई पढ़ता तक भी नहीं है, जबकि तुलसीकृत मानस घर घर में पढ़ा जाता है, और दोनों ग्रंथों में राम कथा कही गई है। आपने शायद राम चंद्रिका नहीं पढ़ी होगी, और देखा जाए तो इसमें भी रामचंद्रिका राम के बारे में ही पूरे विस्तृत वर्णन है, लेकिन इसमें कौशलता की कमी है, इसलिए उसको कोई नहीं पढ़ता। लेकिन देखा जाए तुलसीकृत मानस जो है रामचरितमानस, उसको घर घर में पढ़ा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात अगर हम पांचवें गुण की बात करें, कहते हैं चारों गुणों का कोई महत्व नहीं रहता है जब तक उपन्यास की कथा वस्तु में संभाव्यता का गुण न हो। अगर संभाव्यता नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। आजकल के बुद्धिवादी युग है, और बुद्धिवादी युग में हर एक बात को जो है साइंटिफिक कसौटी पर उसे खरा उतारने की कोशिश किया जाता है।
क्योंकि ये समय काल जो है बुद्धिजीवियों का है। बच्चों तक बोल पड़ते हैं कि यह संभव है, ऐसे कैसे हो गया। शायद इसी कारण संस्कृति साहित्य में असंभव को कथन का निषेध किया गया है, यानी संभावता भी होना जरूरी है। नहीं तो अगर आप दिखा रहे हो साधारण कहानी और उसमें अलौकिक बातें बताओ जो लोग मानने को भी तैयार ना हो, तो बच्चे भी वहाँ पर जो है प्रश्न उठा देते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इन चारों पांचों बातों पर जो है, जो कि कथा वस्तु के अंतर्गत है, समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है पात्र और चरित्र चित्रण। चलिए देखते हैं पात्र और चरित्र चित्रण। यहाँ पर हमारे समक्ष आया है पात्र चरित्र चित्रण। उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण जो है तत्व है वह पात्र और चरित्र चित्रण, यानी कथा वस्तु के हमने 5 जो है तत्वों के बारे में पढ़ा। अब हमें पात्र और चरित्र चित्रण के बारे में जानना जरूरी है। कहते हैं उपन्यास के पात्रों की क्रियाकलाप से ही कथा वस्तु का निर्माण होता है, यानी पात्र कैसे हैं, किस रूप में है, वो रहना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अंततः पात्र जितने अधिक आकर्षक, सजीव एवं यथार्थ होंगे, कथा वस्तु भी उतनी ही प्रभावशाली बन पड़ेगी। और कहीं न कहीं बात सत्य है। कहते हैं जब कोई फिल्म या कोई फिल्माई जाती है, अगर उसका पात्र अच्छा होता है, उस पात्र में वो घुल जाता है, तो लोग उसे भगवान भी मानने लग जाते हैं। देखा जाए जो पुराने समय के रामायण होते थे, उसके पात्रों को लोग भगवान भी मानने लग गए थे। लेकिन अभी समय में देखिए न जाने कितने तरह के रामायण बन चुके हैं, और उन रामायण में जो पात्र और उनके चरित्र चित्रण होते हैं वो मेल अधिक नहीं खा पाती हैं। तो इसीलिए पुराने रामायण को लोग इतना अधिक पसंद करते हैं। पात्र को 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक वर्गगत यानी टाइप्स, और दूसरा व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल जो होना जरूरी होता है, जिनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, वो अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। वर्गगत पात्र अपने वर्ग की प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ विद्वान पात्रों की मुख्य पात्र और गौण पात्र को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक गौण पात्र प्रायः मुख्य पात्र की कहानी के विकास में सहायक होते हैं, यानी गौण पात्र समझ सकते हो। देखते हो कि हीरो होता है, वो पहले जो है विलन से लड़ता नहीं है जब तक कोई गौण पात्र के साथ बुरा न हो, जो कुछ समय के लिए आता है उसके साथ बुरा होता है, और फिर जो है आगे हीरो उसके विनाश के लिए आगे बढ़ता है। तो वो गौण पात्र होता है जो कहानी के विकास में मददगार साबित करता है, जबकि मुख्य पात्र के इर्द गिर्द सारा घटना चक्र घूमता रहता है। आप देख भी सकते हो, अगर आपने शोले फिल्म देखा होगा तो उसमें उसके जो गौण पात्र होते हैं, ठाकुर के बेटे उटे होते हैं, जिसको सबको कत्ल कर देता है, और यहीं से दुश्मनी का एक जो है सूत्रपात्र होता है, और यहीं से आगे कहानी का जो है रोचकता बढ़ती चली जाती है, और उसी के बदला लेने के लिए पूरे फिल्म फिल्माई जाती है। तो यही इसे गौण पात्र मानते हैं, जो कुछ समय के लिए आते हैं और उसके बाद जो है मुख्य पात्र के इर्द गिर्द घटना घटा के वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह कुछ विद्वान पात्रों के स्थिर पात्र और गतिशीलता या परिवर्तनशील 2 कोटियों को मानते हैं। स्थिर पात्रों में बहुत कम परिवर्तन होता है, जबकि गतिशील पात्रों में उत्थान पतन और पतन उत्थान दोनों ही बातें सम्मिलित होती है। स्थिर पात्र की अपेक्षा गतिशील पात्र अधिक प्रभावी होते हैं, और ये बात आपको समझना चाहिए कि स्थिर पात्रों की अपेक्षा गतिशील पात्र अधिक प्रभावी होते हैं। यानी कुछ समय के लिए कुछ पात्र आते हैं और अपना जो है पूरे फिल्म में कार्य करके चले जाते हैं, अब उसी के इर्द गिर्द पूरे फिल्म जो है फिल्माई जाती है, चाहे वो उस समय रहें चाहे वो न रहें। तो इसे हम पात्र और चरित्र चित्रण के विशेष गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए चरित्र चित्रण की विधियाँ क्या है। चरित्र चित्रण की विधियों की अगर हम बात करें तो कहते हैं उपन्यासकार कई प्रकार के चरित्र चित्रण कर सकता है। स्वयं अपनी ओर से पात्र का वर्णन करके अथवा पात्रों की संवाद को क्रियाकलापों या हाव भाव द्वारा भी बता सकता है। यानी चरित्र चित्रण के अंतर्गत देखा जाए तो हम जो गौण पात्र होते हैं उसके बारे में हम कहानी सुना भी सकते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। जहाँ उपन्यासकार स्वयं पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालता है, उसी विधि में विशेषात्मक यानी
एनालिटिकल कहते हैं तथा वह पात्रों के संवाद और क्रियाकलापों से उनकी चरित्र का प्रकाश डाला जाता है, उनके बातों से, उनके संवादों से। और उस विधि को हम नाटकीय या प्रक्षेप कहते हैं, ड्रामेटिक्स कह सकते हो आप। चरित्र चित्रण का संबंध कथा वस्तु, संवाद, योजना और उद्देश्य तीनों तत्व के साथ है। देखिए, चरित्र चित्रण तब बनता है जब हम कथा वस्तु को देखें, उसकी संवाद योजना का देखें और उसके उद्देश्य को ध्यान में रखें, तब जाके ये जो है एक रूप धारण करता है। अंततः चरित्र चित्रण की विशेषता यह होनी चाहिए कि पाठक विभिन्न पात्रों को आसानी से पहचान सके। जो पाठक हो, जो सुनने वाला श्रोतागण हो, वो जो है आसानी से जो है पात्रों को पहचान सके। ये नहीं कि पात्र ही उसके पहचान में ना आए, उनके साथ तत्व स्थापित कर सके। सफल उपन्यासकार वही है जो अपने पात्रों को देश काल की सीमा में रखते हुए भी उन्हें सर्वकालिक और सार्वजनिक बना देता है। देखिए, वही उपन्यासकार महत्वपूर्ण है जो कोई फिल्माया जाए और उसके पात्र का जो है हर एक मुंह पर छप जाए। जैसे आपने फिल्म देखा ही होगा बाहुबली, उसके पात्रों की जो है हर एक पात्र इसमें इतनी जो है उपन्यासकार ने, लेखक ने लिखा कि सभी जो है कलाकारों के जो है लोगों के मन में छप जाता है। या आप देख लीजिए पुष्पा भी देखिए फिल्म, उसमें भी सारी बातें छप जाती है लोगों पे, उसके स्टाइल भी लोग अपनाने लग जाते हैं। तो वो कहानीकार हो या उपन्यासकार हो, जिसने ये चीज़ लिखी है, उसने सारी बातों को जो है अच्छे से समावेश किया है, जिसके कारण वो हर एक मन में छा गया है। और यही होता है मेन उद्देश्य कोई भी उपन्यासकार का, कोई भी कहानीकार का। आजकल चरित्र चित्रण की एक नवीन विधि का भी प्रचलन हुआ है, जिसे मनोवैज्ञानिक आधार पर मनोविश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। और इसके अनुसार पात्रों का चरित्र चित्रण उनके अंतर मन की विशेष व्याख्या करके भी किया जाता है, यानी मन की बातों को एनालाइज करके भी किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बन जाती है। चलिए आप देखते हैं कि संवाद या कथन का क्या महत्व रखता है तत्व में। हमने यहाँ पर हर एक बात को आपको समझाने की कोशिश किया। मुझे विश्वास है कि अगर एक दो बार वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा तो सारे बातें आपको मन में घर कर जाएगा, क्योंकि सुना सुनाया बातें बहुत जल्दी याद हो जाता है। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो होगा हिंदी उपन्यास का वर्गीकरण। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर शेयर नहीं कर पाते हो तो कम से कम आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, क्योंकि जो बच्चे आपके कॉन्टेक्ट में होंगे, जो आपको भी पता नहीं होंगे, जो बीए में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपके स्टेटस से किसी दूसरे बच्चों को जो है मदद मिल जाता है। और यही तिरपान स्टडी सेंटर का मेन मकसद है कि दूसरे का भलाई भी करना महत्वपूर्ण होता है, और ये आप इसका जो है सूत्र बन सकती हो। तो सोचिए नहीं, ज़रूर इसको जो है लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे ये दूसरे बच्चों को भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और ये बातों को आपको इग्नोर नहीं करना है, तभी आने वाला समय में और वीडियो आप प्राप्त कर सकोगे। दोस्तों सोचिए नहीं, इतना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो ये नहीं कि वीडियो देख लिया और स्किप कर गया, ठीक है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला समय में आपको वीडियो नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि आप एक बार देखिएगा चैनल कहाँ चला जाएगा आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति का यही पहचान होता है कि अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, अगर इससे आप फ़ायदा उठा सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बारे में ज़रूर सेव कीजिए। और कहते हैं लाइक भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है बनाने वाले का। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए वीडियो बनाता है, और ये हमेशा बनाता रहेगा। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।